हेलो वीवर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई करंट अफेयर क्रॉनिकल जो मासिक पत्रिका आती है उसका मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। अब जो है पर्यावरण वाला एवं पारिस्थितिकी वाला टॉपिक पढ़ाना था, आप लोगों को बताना था, तो ये वीडियो उसी के लिए है। आप लोग देख सकते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक है और करंट न्यूज में है। जुलाई मासिक पत्रिका है जुलाई का, और इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है भाई? बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य देखिए, बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, यह असम सरकार वर्तमान में जंगली जानवरों के लिए काजीरंगा से बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गए? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी जो है कि असम में ही स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारंपरिक मार्ग को खोला जाना प्रस्तावित कर रहा है। यह अभ्यारण्य 44.06 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत है। बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बूरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बूरा चापोरी जो वन्यजीव अभयारण्य है, बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी पूछ सकता है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य असम के सोनीतपुर जिले में ये याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। किस तरफ? दक्षिणी तट पर स्थित है। यह लाओ खोआ बूरा चापोरी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और काजीरंगा राज्य टाइगर रिजर्व का एक अधिसूचित बफर जोन है। अब आप लोगों को देखिए क्या है, अब इतना ही नहीं, देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने काजीरंगा टाइगर रिजर्व बोला, तो आपको ये जानना काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है कि एक सींग वाले गंडे के लिए भी जाना जाता है, और आपको मैप में देखना है ये किस पहाड़ी पे स्थित है, किस पहाड़ी इर्द गिर्द स्थित है। सम्मिलित कीजिए आता है, जैसे दे देगा सूची 1 सूची 2 देकर सम्मिलित कहेगा कि बारगी पर्वत या जो भी पर्वत है वहाँ है, देख लीजिएगा आप लोग। असम में प्राकृतिक में देख लीजिए काजीरंगा टाइगर रिजर्व, और देख लीजिए काजीरंगा टाइगर रिजर्व के पास कौन सा घाट स्थित है। इस तरह जो है जियोग्राफी को और पर्यावरण परिस्थिति दोनों को जो मैप है उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपका पूरा जो है करंट और ट्रेडिशनल सब तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य असम के इतना जिले, इसके ज़िले में मतलब सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र देखिए, उससे संबंधित सहायक नदियाँ देख लीजिए, आपका ट्रेडिशनल भी तैयार हो जाएगा और करंट भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक अधिसूचित बफर जोन है। बफर जोन क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य में आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान और तटीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक इसमें मतलब बूरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य में जो है कि आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों द्वारा निर्मित तटीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एक सींग वाला गेंडा, देख लीजिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए ये भी चूँकि काजीरंगा भी जाना जाता है और याद रखिएगा ओरंग भी जाना जाता है, तीनों में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। मतलब एक सींग वाला गेंडा है अभयारण्य, एक सींग वाला गेंडा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, हाग, हिरन, जंगली सुअर, विलुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक नेक्स्ट स्टार्क मेलार्ड, ओपन बिल स्टार्क, टील और विंगलिंग डक का आवास है। ठीक ना, इतने जानवर इसमें पाए जाते हैं। ठीक ना, फिर देखिए प्लास्टिक प्रदूषण में कमी हेतु UNEP का रोड मैप। UNEP ने 16 मई 2023 को जो है कि टूरिंग ऑफ द टैप, ठीक ना, बस याद रख लीजिएगा, बस इतने, ट्यूरिंग ऑफ द टैप बस याद रखिएगा, ठीक ना, के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट विश्व भर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देती है। उसके बाद देखिए UN पर्यावरण एजेंसी ने अपनी यह रिपोर्ट पेरिस में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के विषय पर दूसरे दौरे की वार्ता से पहले जारी किया है। वैश्विक सहमति बनाने पर यह बैठक केंद्रित है। ठीक ना, रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था करिकुलर इकोनॉमी के सृजन के लिए जरूरी बदलावों पर जानकारी और
उनकी व्यापकता का खाका प्रस्तुत किया है। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, पतली पत्रिका है, 35-40 रुपये की आती है और इससे जो कि UPPCS पिछली बार 2023 में ही जो भी पेपर हुआ है उसमें 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पत्रिका से आए हैं। इस पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर मैं 3 स्टार दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फालतू जो इम्पोर्टेंट ना लगे उसको आप स्किप कर सकते हैं, मतलब छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़रूर पढ़िए और उसको नोट बना लीजिए, ठीक ना। और मैं लास्ट में, चूँकि पत्रिका ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में आपको 60 नोट भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए। प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था सृजन के लिए जरूरी बदलावों पर जानकारी और उनकी व्यापकता का खाका प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% कम करने की संभावना है, ठीक। यह रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। इस दृष्टिकोण में 3 प्रमुख बाजार बदलाव शामिल है: पुनः उपयोग, रिसाइकल, पुनः उन्मुख और विविधीकरण। क्या है विविधीकरण? अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद, जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 को बर्लिन में आयोजित हुआ। कहाँ है? बर्लिन में आयोजित हुआ। क्या हुआ? बर्लिन में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? बर्लिन में आयोजित हुआ है। पूछेगा पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था, या पूछ देगा किस देश में आयोजित हुआ था। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात, किन 2 देशों की मेजबानी में हुआ था? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया था। जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन COP28 की मेजबानी कर रहे हैं, ठीक ना। और देखिए इस सम्मेलन में COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया, एक साथ लाया गया है, मतलब भाग लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है सचिव कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमारी जीवाश्म ईंधन की आदत को छोड़ने और प्रत्येक क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जर्मन विदेश मंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेज कटौती करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। मतलब जर्मनी विदेश मंत्री जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था उसमें जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सहमति बनी थी कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग को जो है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको सीमित रखने के लिए, तो वही बताया जा रहा है। इसमें 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तेजी कटौती करने की आवश्यकता पर बल दिया है। COP28 के अध्यक्ष ने 2030 तक टारगेट देख लीजिएगा, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और उसके बाद 2040 तक दुगुना करने का आह्वान किया है। वर्ष 2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष है, जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास हमें, देखिए नीचे दिया है, क्या मौजूदा प्रयास हमें पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है क्या, पहले देखिए इंपॉर्टेंट है। 1 साल इससे भी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद से PCS में पिछले वर्ष जो है कि 1 साल क्वेश्चन इससे आया हुआ था। 1 मिनट, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। एक चीज़ और जान लीजिएगा आप लोग, इसकी जगह आप दे देगा, मतलब कि दे देगा जैसे कॉलम में आप लोग पेपर PCS का या आर का देखे होंगे, दे देगा जैसे कि कथन कारक देता है ना, दे देगा, उसमें दे देगा कि एंजेल मार्केल की जगह दे देगा रूस का राष्ट्रपति, चूँकि पीटर्सबर्ग शहर है तो वहाँ भी जो एक पीटर्सबर्ग शहर है। पीटर्सबर्ग शहर कई जगह है तो उससे रिलेटेड तो आप लोग ध्यान देंगे। तो वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेल मार्केल ने की थी, ठीक ना, इसकी शुरुआत की थी, दे देगा इसकी जगह जो कि इसकी शुरुआत मतलब पीटर्सबर्ग संवाद जो है कि संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित एक वार्षिक, तो मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है। दूसरा दे देगा कि मतलब कि 2010 में इसे रूस के राष्ट्रपति ने जो है कि शुरू किया था, कथनों कारक में पहला सही है। दूसरा
दूसरा गलत है या पहला सही है, दूसरा गलत है या दोनों सही है, इस तरह करके आता है ना आप लोगों में। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लोग बेसिक जो नॉलेज है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा एंजेला मर्केल को। फिर देखिए उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति। हाल ही में मिजोरम में एक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति का पता चला है, जिसका नाम क्या है, गेक्को मिजोरमेसिस। गेक्को मिजोरमेसिस है और पूर्वोत्तर राज्य के नाम पर नई प्रजाति का नाम गेक्को मिजोरामेसिस रखा गया है। गेक्को मिजोरामेसिस रखा गया। निष्कर्षों का विवरण देने वाला अध्ययन हर्पेटोलॉजी पर एक प्रसिद्ध जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। ठीक, देखिए इसका इस खोज के लिए अनुसंधान मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के टूबिंगन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के बीच एक सहयोग प्रयास के माध्यम से किया गया। अन्य उड़ने वाले जैकास की तरह नई प्रजातियां जो 20 सेमी लंबी हैं, आर्बोरियल पेड़ों में रहने वाली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती है। और निशाचर, याद रखिएगा, निशाचर का मतलब क्या होता है, रात में जागने वाले, रात को ये कम सोते हैं। ये उड़ने वाले पैराशूट और ग्लाइडिंग जैकास गेक्को जीनस और टाइकोजून नामक एक प्रजातियां हैं। उनकी विश्व भर में 13 प्रजातियां हैं। वे दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। पूरे विश्व में पाए जाने वाले प्रजातियों में से केवल एक प्रजाति पाइचोजून लियोनोटम या चिकनी समर्थित ग्लाइडिंग गीको मिजोरम में पाई जाती है। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको पहले ही ट्रिक लगा हुआ है। महासागरों की तुलना में भूमि पर अधिक बढ़ा तापमान। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट के अनुसार जो है कि भूमि पर वार्षिक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक समय से 1.59 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। अर्थात मतलब जो पेरिस समझौता में जो 1.5 डिग्री निर्धारित किया गया उससे अधिक तो हो गया है। इसके विपरीत महासागर लगभग 0.88 मतलब 0.88 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है। विश्व का वार्षिक औसत तापमान 1850 से 1900 की अवधि के औसत से 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। लेकिन ये वृद्धि जैसा कि उम्मीद की जा सकती है एक समान नहीं है। तापमान अलग अलग क्षेत्रों में और वर्ष में अलग अलग समय पर भी भिन्न होता है, याद रखिएगा आप लोग। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की तुलना में भारत में तापमान में कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक, विश्व में जहाँ 1.59 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, वहीं भारत में केवल 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। भूमि क्षेत्र में महासागरों की तुलना में तेजी से और बड़ी मात्रा में गर्म होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सागरों की अपेक्षा जो स्थल जो है जल्दी गर्म होता है, वही यहाँ बता रहा है। भूमि क्षेत्रों में जो है कि महासागरों की तुलना में तेज़ी से और बड़ी मात्रा में गर्म होने की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद देखिए भूमि और महासागरों पर तापमान में दैनिक और मौसमी बदलावों को आमतौर पर उनकी विभिन्न ताप क्षमताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से महासागरों में स्वयं को ठंडा करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से महासागरों में स्वयं को ठंडा करने में उच्च क्षमता होती है। भारत में तापमान कम होने के कारण क्या है, पहले तो ये जानिए। तापमान में वृद्धि भूमध्य सागर के पास की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्रों के पास उच्च ऊंचाई पर अधिक प्रमुख होने के लिए जाना जाता है। भारत का उष्णकटिबंधीय स्थान और भूमध्य रेखा से निकटता वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को प्रभावित करती है। भारतीय क्षेत्र में एरोसोल सांद्रता प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से काफ़ी अधिक है। एरोसोल का प्रभाव क्या है? एरोसोल वातावरण में निलंबित सभी प्रकार के कणों को संदर्भित करता है। इन कणों में स्थानीय तापमान को कई तरह से प्रभावित करने की क्षमता होती है। इनमें से कई सूरज की रोशनी को वापस बिखेर देते हैं, जिससे जमीन द्वारा कम गर्मी अवशोषित की जाती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए WMO के ग्लोबल ट्रैकर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार जो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को मंजूरी दी है। इस नई पहल का उद्देश्य वातावरण में लगातार बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर निगरानी रखना है। यह पहल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस हैं। इसको आप लोग बहुत जरूरी इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पर्यावरण परिस्थिति में PPPC में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछता है।
उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का समर्थन करती है। यह गैस दुनिया भर में बढ़ते तापमान और जलवायु में आते बदलाव के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। 9 स्थापित ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसें वाच अवलोकन प्रणाली मॉडलिंग क्षमताओं और डेटा समावेशन को एकीकृत करता है। WMO को उन 193 सदस्यों का सर्वसम्मत समर्थन ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के महत्व प्रकाश डालता है। यह पहल जलवायु परिवर्तन समझ प्रयासों के लिए वैज्ञानिक आधार को मजबूती प्रदान करता है। फिर देखिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और ध्यान शिविर का आयोजन। मिशन लाइफ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट देख लीजिए बस। मिशन लाइफ इंटरनेट कोलकाता में मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं के तहत कर्मचारियों के लिए 24 मई 2023 को एक ध्यान शिविर का आयोजन किया है। बस ये देखिए मेरी लाइफ ऐप योजना, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए पूरा इंपॉर्टेंट। मेरी लाइफ ऐप देख लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तक जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ माई लाइफ की शुरुआत की थी। यह ऐप लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है जिसकी परंपरा COP 26 मतलब COP 26 में याद रखिएगा। किस पूछ सकता है क्वेश्चन की माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि मेरी लाइफ जो ऐप है किस समिट में जो है लॉन्च किया गया था, पूछ देगा। COP 26 COP 25 COP 28 तो ध्यान रखिएगा, हर एंगल से क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री की थी जिसमें ना समझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया था। मिशन लाइफ जो है देख लीजिएगा। मिशन लाइफ जो है पर्यावरण के लिए जीवन शैली की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में की थी। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली जो है की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में की थी और सरल कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय, याद रखिएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है कि मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। तो इस तरह ये जो टॉपिक है जुलाई मंथ का जो है कि पर्यावरण परिस्थिति का जो टॉपिक है क्रॉनिकल की मासिक पत्रिका है उसका जो है कि ये जुलाई का जो पर्यावरण परिस्थिति का पूछा गया था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये छोटा वीडियो है, इसे टॉपिक बाय टॉपिक जो है देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भार ना लगे। और करंट अफेयर जो है कि करंट अफेयर की प्रासंगिकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPBCS 2023 में जो कि कम से कम 40 क्वेश्चन करंट से आता है और हर साल 35 से 40 क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। इसलिए प्रतिदिन हर एक एग्जाम जो है करंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। आप लोग जो है कि ध्यान से पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। ये RO BEO जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।